So we are continuing with electric potential and capacitance from where we stopped. बस इसको एक बार फटाफट बता देते हैं जो बच्चे सीबीएसई में थे जहाँ पे रुके थे। इस तरह इसके क्वेश्चंस तो हम लोगों ने वीकेंड पे भी किया था। जो बच्चे वीकेंड पे आते हैं उन्होंने कर रखा है इसके बेस्ड क्वेश्चन। प्लीज एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन, सभी लोग, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, है ना। तो ये हम लोग जो ये छोटा वाला एलिमेंट है इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। लेट्स से उसको dv लिख रहे हैं। तो dl पे जो चार्ज होगा, चार्ज हम लोग इस पे मान लो dq चार्ज मानते हैं। तो चार्ज डिवाइडेड बाय पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है दैट इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ पे dq चार्ज है तो dq डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम से r का जो वैल्यू होगा दिस इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने r को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ये हमारा आ जाएगा जो dv इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और इसका पोटेंशियल अगर नेट पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग इंटीग्रेट कर दिए तो v इज इक्वल टू दिस। तो ये जो dq चार्ज है dq का इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। a और x तो फिक्स्ड है p पॉइंट के लिए, तो उन सबको बाहर निकाल लेंगे। dq का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल चार्ज जो इसके ऊपर है q आ जाएगा, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और इसको आप एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन आप लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? याद आ गया ये हम लोग जहाँ पे रुके थे पिछली क्लास में? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फीयर और शेल। दोनों केस में सेम ही होगा। कंडक्टिंग स्फीयर में भी क्या होगा कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो हम लोगों ने कंडक्टर पे देखा है चार्ज क्या हो जाता है, सरफेस पे चला जाता है। तो अगर स्फीयर है तो उसके पूरे सरफेस पे चार्ज आ गया, तो दैट इज एज गुड एज अ स्फेरिकल सेल। भाई अगर चार्ज सेल पे देखो तो वो भी उसके सरफेस पे है और कंडक्टिंग स्फीयर है उसके भी सरफेस पे है। तो जो पोटेंशियल सेल के वजह से किसी भी पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल अगर सेम चार्ज उस कंडक्टिंग स्फीयर पे भी है तो उसके वजह से भी पोटेंशियल सेम है। ये बात के लिए एग्री करते हो सब लोग? यस सर। यस भाई चार्ज आ गया बाहर तो आउटर सरफेस पे चार्ज है, तो चाहे वो शेल हो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो क्या फर्क पड़ता है, जहां पे चार्ज होगा उसी की वजह से तो पोटेंशियल निकालते हैं हम लोग। अब हम लोग 3 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर लेंगे, एक पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर लेंगे और एक पॉइंट इनसाइड द स्फीयर लेंगे। तो अगर आउटसाइड द स्फीयर लोगे तब तो कुछ भी नहीं है। जो हम लोग इस पूरे स्फीयर को या स्फेरिकल सेल को एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लें तो उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे भी पोटेंशियल निकलेगा। नहीं यकीन होता है तो हम लोग डिराइव करके भी देख सकते हैं। हमारे पास क्या था भाई, v इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ये जो रिलेशन हम लोगों ने किया था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, जो इंटीग्रल वाला जो रिलेशन है, ये याद है सबको ये वाला रिलेशन? और आप किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हो? इन्फिनिटी पे, सॉरी बच्चों मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा, तुम लोगों को सुनाई तो पड़ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। I am having pain in my throat. So what I am saying कि इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक चार्ज को लेकर आने में जो वर्क डन करना होता है दैट इज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, है ना। तो अभी हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये भाई आर पॉइंट, ये जो आर डिस्टेंस पे तुम चार्ज को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जो चार्ज को लेकर आ रहे हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां से कहां तक लेके जा रहे हो? इन्फिनिटी से लेके आर पॉइंट तक लेके आ रहे हो। इसका लिमिट का मतलब समझ में आया? इन्फिनिटी टू आर क्यों दिया हुआ है? यस सर। इलेक्ट्रिक साई सागर, सर आई अंडरस्टूड इट सर। अंडरस्टूड इट ना? हाँ, वो तुम्हारे चेहरे से लग रहा था कि तुम थोड़ा सा ऐसे डाउट कर रहे हो मेरे ऊपर। नहीं सर, वो कैमरा लूज है ना इसलिए मैं समझ रहा था। हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो इन्फिनिटी से लेके आर पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर आते हैं, उसमें जो वर्क डन है वही पोटेंशियल होता है। तो ई डॉट डी आर करके उसका लिमिट इन्फिनिटी से आर डाल दिया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है हम लोग ये तो निकाल चुके हैं भाई कि
अगर हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस पे निकालेंगे, तो दैट इज Q by 4πε0 r², है ना। ये हम लोगों ने निकाल लिया है, गॉस लॉ से किया था, याद है सबको, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। इसको तो Q by 4πε0 r² ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, E का वैल्यू डॉट dr कर दिया। अब यहाँ पे देखो Q by 4πε0 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके चले, इंटीग्रेशन के अंदर साइन क्या हो गया, 1/r² dr, और 1/r² को क्या लिख सकते हो, r⁻² dr लिख सकते हैं ना। इंटीग्रेशन r⁻² dr करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, सो दिस इज r⁻1 by -1 और विच इज इक्वल टू -1/r। तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, -1/r, एक नेगेटिव साइन यहाँ बाहर था, उससे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा क्या बचा, Q by 4πε0 1/r, और लिमिट इंफिनिटी से लेके r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे 1/r - 1/∞, 1/r - 1/∞ क्या होगा, 1/∞ 0 हो जाता है, तो ये बेसिकली 1/r ही हो जाएगा। तो बेसिकली Q by 4πε0 r, ये पोटेंशियल हो गया किसी भी पॉइंट पे जो कि उस चार्ज स्फीयर के बाहर है, या जो कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है उसके बाहर कोई भी पॉइंट लोगे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट इज Q by 4πε0 r, एंड इट इज सेम एज द पॉइंट चार्ज if it is placed at the center of the sphere of the same value Q, उसके वजह से जितना पोटेंशियल होगा वो भी उतना ही होगा Q by 4πε0। तो यहाँ पे पोटेंशियल के लिए अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालना है तो इस पूरे स्फीयर को या सेल को हम लोग पॉइंट चार्ज अज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आयरेश और लक्ष्य, आपको आ गया समझ दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आप लोग का वो वीकेंड पे वो क्लास हुई थी आप लोगों की, एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स की? Yes, sir. रोहित. समझ में आ गया था ना सब कुछ अच्छे से? हाँ सर. हाँ ठीक है, तो उसको हम लोग रेगुलरली करके पीछे का बैकलॉग खत्म कर। Yes, sir. ठीक है बच्चों, चलो गुड, ये तो हो गया, समझ में आ गया हम लोग को। आदित्य नहीं है क्या, आदित्य यादव है? Sir, हूँ मैं. तो सब बंद करके रखते हो, तो कहाँ काला काला में एक काला तो नाम ढूंढे कहाँ पे है, ऑन करके रखा करना, चेहरा दिखेगा तो पता चलेगा। हाँ आदित्य, तो ये आ गया समझ में। अब हम लोग चलते हैं। आदित्य तुम्हारा तो स्कोर बहुत अच्छा है, 225 तक मैंने देखा, बहुत फिजिक्स और मैथ्स में एकदम झंडे गाड़े हुए हैं बिल्कुल। केमिस्ट्री में क्या कर लिया पाप तुमने? Sir, वो अपना नहीं, केमिस्ट्री में कम आए थे. केमिस्ट्री नहीं अच्छा है या फिर? सर नहीं, वो 11th की मतलब केमिस्ट्री रिवाइज नहीं की. अच्छा, थोड़ा सा करो, उसमें जोर लगाओ, है ना, तुम अच्छा कर सकते हो। बाकी कुछ बच्चों का और अच्छा था, उन सब का स्कोर आज मैं भेज दूंगा प्रोजेक्टेड परसेंटाइल के हिसाब से, मतलब इस स्कोर पे तुमको कितना परसेंटाइल आएगा वो हम चेंज करें, वो एक पूरा एक शीट तुम्हारे पास जाएगा जिसमें कि यू विल गेट टू नो कि व्हाट परसेंटाइल यू कैन एक्सपेक्ट विद दिस स्कोर। तुम्हारा 99.7 तक चला जाएगा इस स्कोर पे, लेकिन मैंने फिजिक्स इजी दिया था, तो आईआईटी में इतना इजी आएगा नहीं, तो अगला टेस्ट में डिफिकल्ट दूंगा। एनीवेज, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ऑन द सरफेस का तो सिंपल है, यही जो एक्सटर्नल पॉइंट पे होगा वही ऑन द सरफेस भी होगा। यहाँ पे इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक लिमिट ले लोगे तो वही सेम चीज Q by 4πε0 r हो जाएगा। तो प्रीवियस केस में ये जो Q by 4πε0 स्मॉल आर था, स्मॉल आर को कैपिटल आर से सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो दैट विल बी द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस द पोटेंशियल इज Q by 4πε0। अब हम लोग इनसाइड द सरफेस देखते हैं। अब देखो ये असली माजरा है ना, और ये बहुत अच्छी चीज भी है, ये तुमको ध्यान में भी रखना पड़ेगा कि इनसाइड द सरफेस हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है सरफेस के अंदर। तो अगर हम लोग ये करें E इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब dv बाई डी आर, ई क्या होता है, माइनस ऑफ dv बाई डी आर, है ना।
यही रिलेशन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो E के जगह अगर हम लोग माइनस dv बाई dr करें इज इक्वल टू 0, मतलब dv बाई dr 0 है। और किसी भी चीज का डिफरेंशियल 0 कब होता है? जब वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है ना भाई? कोई भी Yes, sir. चीज का डिफरेंशिएशन 0 कब होता है? अगर एक कोई कांस्टेंट नंबर है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 0 आ जाएगा। तो किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 आता है। तो यहाँ पे dv बाई dr 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि v इज कांस्टेंट। मतलब कि सरफेस के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सेम होगा। और किसके सेम होगा? जो सरफेस पे है ना उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा। जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल था, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या था? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन था। अब हम कह रहे हैं कि ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही इसके अंदर भी पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल किसके बराबर होगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर होगा। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनसाइड ऑल्सो। चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो या स्फेरिकल सेल हो, पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर और मतलब कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल सेल इज ऑलवेज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इसका ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो तुम्हारा क्या ग्राफ बनेगा? इस तरह से बनेगा कि Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। कहाँ पे? स्मॉल r जब 0 से लेके कैपिटल R तक जाता है तब तक ये पोटेंशियल कांस्टेंट है। और बाद में क्या है? ये इनवर्सली वेरी करेगा, इनवर्सली वेरी करेगा तो इस तरह से बन जाएगा। मतलब व्हेन कैपिटल स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो उस केस में वी नो दैट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। सो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, मतलब ये वाला पोर्शन फॉर r ग्रेटर देन r, एंड दिस इज फॉर r लेस एंड इक्वल टू कैपिटल R। ये वैल्यू होगा फिक्स्ड वैल्यू। तो ये कांस्टेंट वैल्यू और बाद में फिर डिक्रीज करेगा। क्लियर है सभी को बच्चों? Yes, sir. विद रिस्पेक्ट टू R हम लोग ग्राफ Yes, sir. सर ग्राफ, हाँ बेटा, सर ग्राफ दोबारा बता दीजिए। ग्राफ ये वैल्यूज तो समझ में आ गया ना? मैं एक बार बता देता हूँ इसको एक मिनट। यहाँ पे अगर मैं समझाऊं, यहाँ फिर से ग्राफ बना देता हूँ। हम लोगों ने देखा कि सरफेस पे और अंदर यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे ये मान लो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये वैल्यू है पोटेंशियल का। और ये इधर x एक्सिस पे R को रिप्रेजेंट कर, तो 0 से लेके R तक, कैपिटल R तक, मतलब इस पॉइंट से लेके कैपिटल R तक हर पॉइंट में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और उस कांस्टेंट पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और R इज इक्वल टू कैपिटल R से बाहर जाएंगे तब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज करने लगेगा। डिक्रीज ही करेगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। यस सर। है ना? यहाँ पे जो V का वैल्यू है बाहर, दैट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, सो डिक्रीज करेगा। तो ये जो ग्राफ बनता है ये बेसिकली हाइपरबोलिक कर्व है, हाइपरबोला का कर्व है ना। ये जो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब ये हाइपरबोला बनेगा। और एट R इज इक्वल टू इंफिनिटी ये पोटेंशियल 0 होता है, मतलब ये जाके इस x एक्सिस को कहाँ टच करेगा? इंफिनिटी पे जाके टच करेगा। तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे है। समझ गया। सर तो जो स्फीयर है उसके अंदर मूव करेंगे तो कोई मतलब पोटेंशियल नहीं रहेगा, डेल्टा V। पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल उतना ही रहेगा जो यस सर, चेंज नहीं होगा। हाँ, पोटेंशियल उतना ही रहेगा जितना सरफेस पे, मतलब स्फेरिकल सेल के भी अंदर वही चीज है। ये बड़ी अच्छी चीज है कि अंदर कुछ भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, लेकिन पोटेंशियल तुमको हर जगह Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ही मिलेगा। ठीक है? सरफेस पे जो चार्ज है ना उसके वजह से अंदर भी पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल 0 नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जा रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जा रहा था ना,
बट यहाँ पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल का वैल्यू होगा q/4πε0 कैपिटल आर। जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही अंदर भी पोटेंशियल है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर। Pavni, you are understanding, right? Yes, sir. So electric potential due to solid non-conducting surface, देखो वहां पे क्या था, कंडक्टिंग सरफेस था, तो कंडक्टर पे चार्ज कहाँ चला गया था, पूरा बाहर चला गया था। यहाँ पे क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो पूरा चार्ज बाहर नहीं जाएगा, राइट। चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आउटसाइड द स्फीयर जो है ये तो सेम ही रहेगा, जो आउटसाइड द स्फीयर वहां पे जो कंडक्टिंग स्फीयर का था वही नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का भी होगा। मतलब कि पोटेंशियल इज इक्वल टू q/4πε0 स्मॉल आर। ऑन द सरफेस भी वहां पे और यहाँ पे सेम होगा, q/4πε0 कैपिटल आर। और इनसाइड द स्फीयर गड़बड़ होगा। इनसाइड द स्फीयर क्या गड़बड़ होगा कि तुमको अगर स्फीयर के अंदर कहीं पे किसी पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, तो पहले तुम क्या करते हो, इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक उसको लेकर आते हो। इन्फिनिटी से लेकर कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ और वैल्यू है, और कैपिटल आर से लेके मतलब इस पॉइंट से लेके अंदर तक, अंदर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ और वैल्यू रहेगा, है ना। उस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होता है, और स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ और होता है। स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है kq/r², और स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है दैट इज kq/R3। ठीक है, ये kq/R3। अगर तुमको याद हो, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, kq/R3। k मीन्स 1/4πε। ये याद है सबको? स्फीयर के अंदर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर ये वैल्यू सबको याद है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये वैल्यूज इसमें डाल दिया। इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक ये kq/r² हो गया, और कैपिटल आर से स्मॉल आर तक वैल्यू kq/r³ हो गया। इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे तो देखो kq को कांस्टेंट ले लिया, और 1/r² को जब इंटीग्रेट करोगे तो उसका इंटीग्रेशन अभी तुरंत हम लोग करके देखे थे, -1/r था। और यहाँ पे जो ये कैपिटल R³ है ये कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया kq/r³। अंदर क्या बच गया, r/dr। r/dr का इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या मिलेगा तुमको, r²/2 मिलेगा, जो यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो हमारे पास इन्फिनिटी से लेके r तक वैल्यू डालोगे तो मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा, तो -1/r हो जाता है ये। और उसके बाद ये जो दूसरा वाला जो टर्म है ये r²/2, इसमें अपर लिमिट डालोगे तो r², और लोअर लिमिट डालोगे तो कैपिटल R² होता है। तो r², इसको मैं थोड़ा सा अलग से कर देता हूँ, तुम कंफ्यूज ना हो इसके लिए। ये वाला जो पोर्शन है बस kq कैपिटल R³ और लिमिट r²/2 में कैपिटल R से स्मॉल r तक जा रहे हैं। So this is equal to kq/r³, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट करोगे r²/2 और लोअर लिमिट करोगे तो -r²/2। तो सेम चीज यहाँ पे देखो, r³ को अंदर लेके चले गए तो -kq/r²/2r³ माइनस r²/2r³। अब इसमें एलसीएम अगर 2r³ ले लोगे और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू इसका kq/2r³, 3r² माइनस r²। अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे हम करके भी दिखा देते हैं तुम्हें। -kq, हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं बाहर, एलसीएम यहाँ पे हम लोग 2r³ रखेंगे, तो यहाँ पे देखो 2r² ऊपर आ जाएगा, -2r² प्लस ऑफ r² माइनस कैपिटल R²।
तो -2r² माइनस r² -3r² हो गया, जो यहाँ दिख रहा है तुम्हें, और प्लस ऑफ r², नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो +3r² माइनस ऑफ r²। तो ये जो हमारा जो वैल्यू है ना, दिस इज द पोटेंशियल इन एट एनी पॉइंट इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। So any point inside the non-conducting sphere where the charge is uniformly distributed inside the sphere as well. Conducting sphere होगा तो चार्ज कहाँ चला जाता है? सरफेस पे चला जाता है। यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज इसके अंदर भी होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उस समय पोटेंशियल क्या होगा? KQ/2RQ। K है 1/4πε0। इसको अगर 1/4πε0 के टर्म्स में लिखो तो ऐसे होगा Q/8πε0 कैपिटल RQ, और अंदर हो जाएगा 3r² माइनस ऑफ स्मॉल r। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सबको समझ में आया कैसे ये प्रूव हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दूसरा एक्सप्रेशन कब डिराइव किया था, किस पार्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में ही किया था हम लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने सारा ये देखा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब ये स्फीयर की वजह से बाहर कितना है अंदर कितना है, जब हम लोग गॉस लॉ कर रहे थे तब कर रहे थे, गॉस लॉ के एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में कर रहे थे। मैं ढूंढ के तुम्हें वीडियो भी भेज दूंगा अगर देखना है। ठीक है, वैसे आसान चीज है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं अभी तुमको एक बार आइडिया भी दे देता हूँ। ये सबने लिख लिया? लिखते तो तुम लोग Yes, sir. 1 minute, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. भावनी देखो इधर, जो हम लोगों ने मतलब अगर एक हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेंटर यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे बना लेते हैं, राइट। तो पहले तो इस पे जो टोटल चार्ज Q है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, जिसको रो से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल Q/V और Q/4/3 कैपिटल RQ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मतलब फर्स्ट चीज हो गया। अब हम लोग ये पॉइंट P पे, ये सेंटर O है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं। तो बेसिकली जो हमारा गॉस लॉ है वो हमें कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सरफेस इंटीग्रल E.ds, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू जो ds होगा वो क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। रेडियस यहाँ पे इसका जो अंदर जो गॉसियन सरफेस है, मतलब हम लोग r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, ये कैपिटल R है, और हम लोग स्मॉल r डिस्टेंस पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो जो हमारा गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया होगा वो 4πr² होगा। अब नहीं आ रहा समझ? यस सर। चार्ज एनक्लोज्ड इसमें देखोगे तो देखो ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तुमने निकाल लिया, तो चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा, जो इसके अंदर जो चार्ज होगा उसी को तो चार्ज एनक्लोज्ड लोगे ना। तो अंदर जो चार्ज होगा दैट विल बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू अंदर वाला जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो वॉल्यूम अंदर है, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई इंटू स्मॉल r³। ये चार्ज एनक्लोज्ड हो गया है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। ओके, सो अब हम लोग का चार्ज, ये जो रो का वैल्यू है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हम लोग का क्या वैल्यू आ जाएगा, रो का वैल्यू इज Q डिवाइडेड बाय
4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर को उधर लेके चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये इधर जाके डिवाइड होगा, तो दिस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर क्यूब, राइट। तो ये इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, स्मॉल आर बचेगा, तो ये क्या हो गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब इंटू आर। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, के क्यू आर बाय कैपिटल आर क्यूब। आगे यस सर, सबको क्लियर हो गया है? तो इसको वहां पे यूज किया हम लोग, जब ई डॉट डी आर करते हैं ना, तो यहाँ पे से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये वाला जो टर्म था ये उसको वहां पे यूज किया। ठीक है बच्चों? यस सर। पावनी जी, सर। Yes, sir. पावनी तुमको घबराने का जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा सीबीएसई से ऐसे बाहर निकल गए हैं थोड़ा सा, खासकर ये इसमें नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में नहीं, पोटेंशियल वाला पोर्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पोटेंशियल वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ये दिया हुआ है। ये गॉसन लॉ, जो गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है उसमें ये मेंशन्ड है, ठीक है, बट गॉस लॉ का एप्लीकेशन में तो मेंशन, लेकिन पोटेंशियल में नहीं मेंशन है। लेकिन कभी कभी क्या है, बिकॉज पोटेंशियल जो ई डॉट डी आर करके हम लोग निकालते हैं वो पूछ लेते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो अगर नहीं भी करोगे तो तेरे 95 मार्क्स आ जाएंगे, मतलब 100 मार्क्स के लिए ये सब करने की जरूरत है। अगर आ गया समझ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ये देखो, पोटेंशियल ड्यू टू स्पेशल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो पॉइंट चार्ज का हम लोग को पता ही है, के क्यू बाय आर होता है ना। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस अगर हैं, कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं और उन सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q4 है, Q5 है और ये लेट्स से Qn है, तो इन सब की वजह से अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो सबका जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है, मतलब इसका डिस्टेंस अगर R1 है, यहाँ से डिस्टेंस R2 है, यहाँ से डिस्टेंस R3 है, तो इन सब का पोटेंशियल निकाल के इंडिविजुअली हर चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल के उसको अगर ऐड कर देंगे तो हमें ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकल के आए। ठीक है, तो ये बेसिकली जिसको हम लोग वहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते थे, है ना। तो कई सारे चार्जेस की वजह से अगर हम लोग को निकालना है तो हर की वजह से पोटेंशियल निकाल के उन सबको ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल हमारा निकल के आ जाएगा। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं, है ना। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर और स्फेरिकल सेल दोनों का भी हम लोग स्टार्ट में ही किए थे, के क्यू बाय आर था, के क्यू बाय कैपिटल आर है, अंदर भी के क्यू बाय कैपिटल आर। ये एक सेगमेंट ऑफ अ रिंग वाला जो पोर्शन है, ये आप एप्लीकेशन याद रख सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज होता है, सीबीएसई में ये नहीं आएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको नोट कर सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास ये एक सेगमेंट है, रिंग का सेगमेंट है, और उसका जो एंगल जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो अल्फा सब्स्टिट्यूट कर रहा है, अल्फा एंगल है, ठीक है, यहाँ पे सबटेंड कर रहा है वो पे, और रेडियस इसका ए है, इस रिंग का ये जो सेगमेंट है इसका रेडियस ए है, तो और लैम्डा जो है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, के लैम्डा इंटू अल्फा वी नॉट, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज के टाइम्स लैम्डा इंटू अल्फा। लैम्डा बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाता है, और के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, के इज दिस मच एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर ये इसका लेंथ एल होता, क्यू अपॉन एल हमें लैम्डा देगा, और ए इज द रेडियस ऑफ दिस। अच्छा, इसके अलावा यूनिफॉर्म चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग है, तो यही चीज के क्यू बाय कैपिटल ए हो जाएगा। देखो इसको इसी से आ जाता है, ये जो हम लोगों ने लिखा ना के लैम्डा ए, इसी से आ जाएगा हमारा पोटेंशियल अगर सेमी सर्कुलर रिंग है। तो के लैम्डा अल्फा था, सॉरी,
तो ये जो अल्फा का अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे है, तो अल्फा क्या है यहाँ पे जो पाई हो जाएगा। हाँ पाई हो जाएगा, राइट। सो दिस इज के का वैल्यू तुम करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा लिखोगे क्यू बाय पाई आर लिखोगे, है ना। 2 पाई आर की जगह पाई आर लिखोगे, पाई ए कर लो यहाँ पे, रेडियस ए है, और इनटू ये जो अल्फा है ये भी पाई है, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो दिस इज के क्यू बाय ए आ गया, इसीलिए के क्यू बाय ए। और अगर ये हाफ पे प्लस है और हाफ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इधर से इधर नेगेटिव है और इसके इधर हाफ में पॉजिटिव है, तो नेट पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, है ना। इसकी वजह से जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसकी वजह से नेगेटिव, तो जीरो हो गया। उसी तरह अगर एक सेमी सर्कुलर रिंग है, हाफ में पॉजिटिव है और हाफ में नेगेटिव है, तो पोटेंशियल जो यहाँ पे सेंटर पे होगा वो भी जीरो होगा। अब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम लोग पहले भी देख चुके हैं, थोड़ा फटाफट इसको हम लोग कवर करें। सो जनरली इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस इक्वल पोटेंशियल, मतलब उस पूरे सरफेस पे अगर पोटेंशियल सेम है तो उसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, है ना। सो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स मींस कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट। लोकस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन होता है। So collection of all such points which has equal potential is known as equipotential surface, है ना। equal electric potential होगा हर पॉइंट पे। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर देखोगे तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल ही सेम है, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तुम्हें याद होगा W इज इक्वल टू QV हम लोग लिखते हैं ना, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो वही चीज लिख रहा है, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबको समझ में आया? Yes, sir. आप ये समझो, वर्क Yes, sir. इक्वल टू Q इंटू V है। V ही अगर जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट। So no work is required to move a charge from one point to another on an equipotential surface. ठीक है। Now no two equipotential surfaces intersect. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसे ही दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब समझ रहे हो कि दोनों एक ही पॉइंट पे से दो पोटेंशियल हो गया। देखो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो हमारे पास, वी हैव वन इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक दिस एंड अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक दिस। सो दिस इज द line at which these two equipotential surfaces are intersecting. So अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, तो इस लाइन पे बिकॉज ये दोनों सरफेस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे V1 और V2 दोनों इक्वल होगा, तभी तो पॉसिबिलिटी है ना। दो अलग अलग पोटेंशियल एक ही पॉइंट पे तो नहीं हो सकता है ना। इज इट क्लियर? Yes, sir. So that's why Yes, sir. potential surface do not intersect with each other. The direction of electric lines of force or direction of electric field is always normal to the element dl of the equipotential surface. मतलब अगर आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, तो इसमें अगर सरफेस के ऊपर जो dl वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है E, ये E वेक्टर और dl वेक्टर ये दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, है ना। जो सरफेस होता है उस सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ स्फीयर। तो अगर एक पॉइंट चार्ज है, हम लोगों ने पहले भी देखा, एक पॉइंट चार्ज है, तो उसके वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा दैट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज, which is actually a sphere. Inside a hollow charged spherical conductor, the potential is constant. This can be treated as equipotential volume. No work is required to move a charge from the center to the
सरफेस। मतलब अगर एक, जैसे अभी तुरंत हम लोगों ने किया ना कि भाई अगर कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग स्फीयर है या फिर स्फेरिकल सेल है, तो जितना पोटेंशियल बाहर है सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा किसी पॉइंट पे। तो सरफेस से अगर कहीं पे भी एक चार्ज को मूव करें तो वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। सो इन ईच ऑफ दीज केसेस वर्क डन विल बी 0। सरफेस से अंदर चार्ज लेके आएंगे तो वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि पोटेंशियल जो सरफेस पे है वही उसके अंदर भी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. इस केस में इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस ना कह के इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम कहते हैं। तो कंडक्टिंग स्फीयर के केस में और स्फेरिकल सेल के केस में this is known as equipotential volume and not as equipotential surface. Okay, so in a uniform electric field any plane normal to the field direction is an equipotential surface. So अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई भी, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में होगा। तो कोई भी सरफेस जो इसके परपेंडिकुलर होगा ना, ये सरफेस बिकॉज इस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है तो ये पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। The spacing between equipotential surfaces enables us to identify regions of strong and weak fields. तो जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे वहां पे फील्ड ज्यादा होगा, जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होगा वहां पे फील्ड कम होगा। मतलब कि अगर हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे बिल्कुल पास पास दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो फील्ड का वैल्यू होगा, मान लो ये E1 है, और बाद में जाके एक कुछ ऐसा सिनेरियो दिखेगा जहां पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, दिस विल बी लेस। सो बेसिकली E1 विल बी ग्रेटर देन E2। So when the equipotential surfaces are near to each other, then the electric field is more as compared to when equipotential surfaces are far away from each other. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So equipotential surface of an isolated point charge, हम लोग को पता है कि अगर point charge होता है तो equipotential surface कैसा होता है? Spherical concentric spheres होंगे, है ना? Point charge के वजह से जो equipotential surface होता है, so spherical concentric spheres with center at the point charge, ठीक है। Now equipotential surface for pair of similar point charge, ठीक है, तो पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्ज के केस में दो चार्ज होगा। देखो अब ये देखो डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, तो इस तरह का सरफेस बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो तुमको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो सर्कुलर शेप के ये लाइंस दिख रहे हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। तो ये डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर सेम चार्ज होगा, राइट, तो यहाँ पे जो ये है, ये दोनों सेम चार्ज के हैं, सिमिलर चार्ज, टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये तो हम लोगों ने कर रखा है। क्या होगा बताओ? द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल डिपेंड्स ऑन, क्या चीज पे डिपेंड करता है? फॉर्मूला याद है, भूल गए? सर ऑप्शन डी। हाँ, सब पे डिपेंड करेगा, ऑल ऑफ द अबव बेसिकली।
पोजीशन वेक्टर पे भी डिपेंडेंट है, एंगल पे भी डिपेंडेंट है और डाइपोल मोमेंट वेक्टर पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब P पे भी डिपेंडेंट है, थीटा पे भी डिपेंडेंट है और R पे भी डिपेंडेंट है ना, याद आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो बहुत Sir, C. Zero. 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 है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराने के लिए वर्क डन 0 होता है। Now electric potential energy of a system of charge, तो सिस्टम ऑफ चार्ज, एक से ज्यादा अगर चार्ज है हमारे पास तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये हम लोगों ने अभी रह गया था हमारा, इसको भी हम लोग करेंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, मान लो वर्क डन ऑन पॉइंट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसका पोटेंशियल था, और वर्क डन, टोटल वर्क डन जो होगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोगों ने किया हुआ है, राइट? सो वर्क डन ऑन अ पॉइंट चार्ज in bringing it from infinity to a point in the electric field against the field is called electric potential energy. Total work done, infinity से कोई चार्ज को वहां तक लाने के लिए जितना टोटल वर्क डन करेंगे that is the electrical potential energy। और यही अगर हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। ठीक, Yes, sir. now electrostatic potential energy for two charges of a system in an external field, तो दो चार्ज सिस्टम अगर होता है एक्सटर्नल फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 आर एट द पॉइंट्स A and B, लेट्स से, राइट? उनका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, राइट? V1 इज द पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, है ना, B पे Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है वो V1 है, और V2 इज द पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q2। सो देखो, ये जो पॉइंट चार्ज है Q1 यहाँ पे A पे, पॉइंट चार्ज Q2 जो B पे है, और Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, ये ओरिजिन से ये R1 वेक्टर हो गया, Q2 का R2 वेक्टर हो गया, और इसको जो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो V1 है। Q1 के वजह से V1 इज द पोटेंशियल एट B, यहाँ पे V1 हो गया और यहाँ पे पोटेंशियल V2 हो गया। तो अगर हम लोग को वर्क डन यहाँ पे निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, Q2 इंटू V1, और यहाँ पे जो वर्क डन निकालना होगा Q1 इंटू V2 हो जाएगा। तो V1 अगर तुम देखोगे तो Q1 बाय Q2 इंटू बेसिकली Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो R12 है, राइट? और सिमिलरली अगर Q1 V2 निकालते तो दिस इज Q1 इंटू V2 क्या हो जाएगा, दैट इज Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। दोनों केस में अगर तुम मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो ये Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 आता है, ठीक है? सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्ज सिस्टम। दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनके वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वही चीज यहाँ बताया, V1 is Q1 by 4 pi epsilon naught R1, V2 is Q2 by 4 pi epsilon naught R2। वर्क डन Q1 V2 कर लो या Q2 V1 कर लो, दोनों केस में वर्क डन यही आएगा। एंड वर्क डन इज इक्वल टू is stored in the potential energy, so work done is stored in the form of potential energy, so potential energy will be Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R1। Electrostatic potential energy of two charges of system in an external field will be Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R1। ये एक्सप्रेशन याद रखो, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, you have to remember this expression, okay? टू पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए अगर एक चार्ज Q1 है
दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच में सेपरेशन R12 है ना। तो इसका जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R1। सो सिमिलरली फॉर 3 चार्ज सिस्टम, अगर 3 चार्ज सिस्टम बनेगा ना तो कितने पेयर्स बन सकते हैं तुमको यहाँ पे मैं समझा दूं। अगर पहले हमारे पास एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, तीसरा चार्ज ये है, Q1 Q2 Q3, एक एसोसिएशन होगा Q1 और Q3 के बीच में, एक एसोसिएशन होगा Q1 Q2 के बीच में, और एक एसोसिएशन होगा Q2 Q3 के बीच में। तो नेट पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके वजह से और इसके वजह से जो भी इंटरैक्शंस पॉसिबल है, इंटरैक्शंस किनके बीच में पॉसिबल है, Q1 और Q3 के बीच में है ना, Q1 और Q2 के बीच में, और Q2 और Q3 के बीच में। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो Q1 Q3 4 pi epsilon naught R1 R3, R13 कर लो, मतलब 1 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है, प्लस ऑफ Q2 Q3 by 4 pi epsilon naught R23 plus of Q1 Q2 4 pi epsilon naught R12। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes. वही चीज यहाँ पे बताया भी हुआ है। अगर 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम है तो U12 मतलब 1 और 2 के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, 2 और 3 के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, और 1 और 3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है, उन सबको ऐड कर देंगे तो 1/4 pi epsilon naught कॉमन हो गया, Q1 Q2 by R12, Q2 Q3 by R23, Q3 Q1 by R13। सिमिलरली अगर मल्टीपल चार्ज सिस्टम है तो इसको समेशन से हम लोग 1/4 pi epsilon naught QI QJ by RIJ है ना। लोन वॉरियर है हमारा अर्नब सक्सेना, लोन वॉरियर है, एक ही वीडियो ऑन है वो अर्नब सक्सेना। बहुत बहुत धन्यवाद अर्नब ऐसा कृपा करने के लिए, बाकी तो मेरे ऊपर एहसान ही करते हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, अभी जस्ट पता नहीं लूज हो गया, वो हिला रहा था मैं तो लूज हो गया। तो सिमिलरली मल्टीपल चार्ज सिस्टम का ये हो गया हमारा QI QJ, जो भी पॉसिबल इंटरैक्शंस है वो सारे इंटरैक्शंस लिखेंगे, उसको ऐड कर देंगे, वो हमारा नेट पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। लिख लिया? समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। लिखता तो कोई भी बच्चा नहीं है ना, एक भी बच्चा है जो लिखता है? कौन कौन बच्चा लिखता है? सर मैं लिखता हूँ सर। मैं भी लिखता हूँ। बहुत बढ़िया, लिख रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या होगा आंसर इसका बताओ? सिंपल है सर ऑप्शन ए। ऑप्शन सर ए चला हुआ। है ना, 1/4 pi epsilon naught होता है। अब ये टाइम कितना हो गया? आज तो टाइम नहीं है। अगली क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पहले कर लेंगे और उसके बाद फिर कैपेसिटेंस वाला पोर्शन शुरू करेंगे, है ना। 4-5 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे और फिर कैपेसिटेंस वाले पोर्शन पे जाएंगे, ठीक है? यस सर। यस यस सर। और किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है तो बताओ। पढ़ाई हो रही है बालकों? यस सर। कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो तुम लोग? ऑन ऑन है सर। दो ही का ही ऑन है, बाकी वो पता नहीं क्यों नहीं ऑन करते। सर आज मेरा डेटा खत्म हो गया है। नहीं, जो डेटा वाले बच्चे हैं बेचारे पूर्णिया वाले, उनको तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा है। ये जो यहाँ पे बिना डेटा अनलिमिटेड डेटा वाले बैठे हुए हैं हमारे पास नोएडा में, उनको मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, उसके लिए कैमरा ऑन करना पड़ेगा तभी तुम्हारा एक्सक्यूज मी सुनूंगा। आदित्य सिंह, हाँ अब बताओ क्या एक्सक्यूज? सर वो जो आज स्लाइड शो है वो आप डालोगे सर व्हाट्सएप पे? जरूर डालूंगा आदित्य, स्नैपशॉट लिया ही है डालने। ओके सर, ठीक, ओके सर। और कोई सवाल जवाब? पूरे क्लास में ये पर्पल वाला एक बार तूने लगाया, मतलब लास्ट में, बहुत ही बढ़िया। चलिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।